मेरा नाम अनम है। मैंने पढ़ाई बीए तक की है। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। मैं 3 साल की थी जब मेरे पापा एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। मेरी परवरिश मेरी चाचा ने की थी। जैसे ही मैं 18 साल की हुई तो मेरे चाचा ने मेरी शादी अपने दोस्त के इकलौते बेटे से करा दी, जबकि मेरी शादी के 5 साल बाद ही मेरे चाचा भी मर गए। मेरा पति भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता था। मुझे हमेशा इसने इज़्ज़त और मोहब्बत से रखा, क्योंकि मेरे ससुर हमारी शादी से 2 साल बाद ही मर चुके थे। इसलिए हमारे घर में मेरा पति और मेरी सास ही रहते थे। मेरी सास ने भी बहुत चाहत और मोहब्बत से रखा था मुझे। हमारी शादी के 3 साल बाद ऊपर वाले ने हमें बेटी की सूरत में औलाद जैसी खुशी दी। फिर इसी तरह कुछ साल के बाद मुझे 2 और बेटियां दी थी। मेरी तीसरी बेटी के पैदाइश के बाद ही मेरी सास की मौत हो गई। ज़िंदगी यूं ही चलती रहे और मेरी बेटियां जवान हो गई। ज़िंदगी बहुत सुकून हसीन थी। एक दिन अचानक हमारी खुशियों को नज़र लग गई। एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में जान चली गई है। ये हम पर किसी ज़लज़ले की तरह गुज़रा, जिसने मुझे तोड़ दिया और हमारी ज़िंदगी ही हिला कर रख दी। मैंने अपने पति की लाश के लिए बात की। मुझे मेरे पति की लाश चाहिए। तो मोहल्ले के पंडित ने एक बार फिर मुझे एक और ख़बर सुनाई। वे कहने लगे, बस ब्लास्ट होने की वजह से ज़्यादातर लोगों की लाशें इस हद तक जल गई थी, इसलिए उनका मिलना नामुमकिन था। इस वजह से तमाम हड्डियों को इकट्ठा करके ऐसे ही जला दिया गया है। मैं खबर सुनकर ढेर सी हो गई। मुझे अपने पति का आखिरी दीदार तक नसीब न हुआ, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। मेरे पति के गुजर जाने के बाद ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो चुकी थी। लोगों ने हम पर ज़मीन तंग कर दी, जो कि हमारा सहारा हमसे जुदा हुआ था। हमारे तो सर से आसमान छूट गया था। ज़िंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएगी हमने कभी सोचा न था। हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए। कई कई दिन मैं और मेरी बेटी भूखी रहती। मैंने कई जगह नौकरी के लिए बात की, लेकिन हर जगह से नाकामी का सामना करना पड़ता। एक दिन यूं ही हम भूखे प्यासे बेहाल से शहर में बैठे हुए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। क्योंकि कोई हमारे घर का आता जाता नहीं था, इसलिए मैं हैरान सी होती उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। लेकिन बाहर मुझे कोई शख्स तो ना मिला, लेकिन एक बोरी ज़रूर मिल गई। और फिर बस उसी तरह हर रात हमारे दरवाजे पर बोरी रख जाता और यूं हमारा गुजारा होने लगा। मगर एक दिन हम चारों की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हमें अस्पताल जाना पड़ा। और फिर वहाँ से हमें पता चला कि हम चारों ही प्रेग्नेंट हैं। और फिर हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। लेकिन लॉकअप में अपना मुजरिम देखकर मैं हैरत के समुंदर में डूबने लगी, क्योंकि इस लॉकअप में खड़ा आदमी कोई और नहीं, मेरा ही पति था। मेरा पति हम सबको अपने सामने यूँ खड़ा देखकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, और फिर अचानक वे शर्मिंदा होते हुए हमसे नज़रें चुराने लगा, जबकि मैं और मेरी बेटियां अभी तक इस हकीकत को मंजूर नहीं कर पा रही थी। भला ये कैसे मुमकिन था कि जिस आदमी को हम सब मरा हुआ मान चुके थे, आज वे हमारे सामने सही सलामत खड़ा था। मगर उसकी आंखों में शर्मिंदगी कैसी थी? क्या इस जुर्म की शर्मिंदगी थी, या किसी और ने उसे हमसे शर्मिंदा कर दिया? और मेरी बेटियां अपने सामने अपने सहारे को देखकर रोने लगी। हमें रोता देखकर मेरे पति की आंखें भी नम हो चुकी थी, मगर वे खुद को बिखरने नहीं दे सकता था, इसलिए खुद को संभालते हुए हम सबको भी खामोश करवाने लगा। मैं थोड़ी देर बाद ही खुद को चुप कर चुकी थी, क्योंकि मुझे अभी अपने पति से बहुत से सवाल जवाब जानने थे। मुझे जानना था कि अगर वह जिंदा था तो वह इतने दिनों से कहाँ था, इसके मरने की झूठी खबर किसने और क्यों फैलाई, और फिर वे आज मुजरिम की हैसियत से जेल में क्या कर रहे थे। ऐसे बहुत से सवाल मैंने उससे करने शुरू कर दिए। मेरे इतने सारे सवाल सुनते ही मेरे पति शर्मिंदा से होकर सर झुकाए बोले। वे जैसे जैसे मेरे सवालात के जवाब देने लगे, वैसे वैसे मुझ पर पहाड़ टूटने लगे। मेरे चेहरे
पर साए लहराने लगे और मैं सुन्न होती चली गई। वे मुझसे कहने लगे कि मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल और सुकून से थी। मैं अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ बहुत खुश था। मेरी आमदनी भी इतनी थी कि हम सब का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार था, जबकि अपनी बेटियों से मेरी जान बसती थी। क्योंकि मेरी तीनों ही बेटियां जवान थी, इसलिए अब मैं उनके लिए रिश्ते तलाश कर रहा था। मगर कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी इज़्ज़तदार और खुशहाल ज़िंदगी से बहुत नफ़रत करते थे, जो मुझे बर्बाद कर देना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे अनजान था। एक दिन यूं ही हम सब दोस्त बैठे गप्पे लड़ा रहे थे कि मेरा दोस्त मेरे पास आकर बैठ गया। वे काफ़ी देर मुझसे बातें करता रहा और फिर अचानक उसने मेरे आगे सिगरेट कर दी। क्योंकि मैं हल्की फुल्की कभी कभार दोस्तों के साथ मिलकर स्मोकिंग कर लेता था, इसलिए मैंने उस दिन भी खामोशी से उससे सिगरेट ले ली और वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैंने जैसे ही 24 दम लिए, मुझे अजीब खांसी आने लगी और मेरी आंखों से भी आंसू आने लगे। मुझे स्मोकिंग करते ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए आज मैं अपनी हालत पर हैरतमंद था। मैंने बिना किसी शक के सिगरेट अपने नाक के पास ले जाकर चूसी तो मुझे मालूम हुआ कि सिगरेट में नशा और ड्रग्स मिले थे। मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरे दोस्त शर्मिंदा होता मुझसे दुबक कर वहाँ से निकल गया। इसके बाद अक्सर ही किसी न किसी चीज़ में ड्रग्स मिलाकर वे मुझे देने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इन ड्रग्स की लत लग गई। अब ड्रग्स लेना मेरी मजबूरी बन चुका था और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसने मुझे एक पेशावर चोरों की गैंग से मिलवा दिया। मैं रोज़ उनके पास बैठता, उनके साथ जुआ खेलता और उनसे ड्रग्स खरीदता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर काफ़ी पैसा जमा हो गया। अब वह गैंग अपने पैसे वसूल करने की खातिर मुझ पर दबाव डालने लगी। उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि मैं उनके साथ चोरी और डकैती करूं और फिर फ़ौरन उनका कर्जा वापस कर दूं। ये दोनों ख्वाहिशें पूरी करना मेरे बस में ही ना था, क्योंकि पहला ये कि मैं ड्रग्स लेकर नशा करके नशेड़ी बन सकता था, लेकिन किसी घर पर डाका डालकर या किसी की जमा पूंजी लूटकर मैं चोर और डाकू नहीं बन सकता था। मेरा ज़मीर मुझे ये करने की इजाज़त नहीं देता। और दूसरा कि इस वक्त मेरे पास इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं थी जो मैं उन्हें देकर अपनी जान बचा सकता। इसलिए मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी तो वे लोग बिगड़ गए। उन्होंने मुझे मोहलत देने से साफ मना कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनके साथ उनकी गैंग में शामिल होकर चोरी और डकैती या काम ना शुरू किया या मैंने उनकी रकम वापस नहीं की तो मजबूरन मुझे अपनी बीवी और अपनी बेटियां उनके हवाले करनी पड़ेंगी। उनकी ये धमकी सुनते ही मुझे यूँ लगा कि जैसे किसी ने मेरा दिल अपने पाँव के नीचे रखकर कुचल दिया हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी रूह भी निकल जाए। मुझे अपनी तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मैं अपनी बात बीवी और मासूम बेटियों को उन दरिंदों के हाथ नहीं लगने दे सकता था। इसलिए मैंने हिम्मत दिखाई और अकल से काम लेते हुए इन डाकुओं की गैंग में एक आदमी को उनकी गैंग में शामिल होने की रजामंदी दे दी। मैं उनसे डील करके वापस चला आया, लेकिन घर आने की बजाय मैंने सीधा अपने मोहल्ले में आया। मुझे अब किसी की मदद की ज़रूरत थी और वे मदद सिर्फ़ और सिर्फ पंडित ही कर सकते थे। मैंने उनसे अपने किए की माफ़ी मांगी और अपनी बीवी और बेटियों की हिफाजत के लिए कहा। मैंने उनसे मदद मांगी। उन्होंने कहा कि आप सुबह होते ही मेरे घर में, पूरे मोहल्ले में और मेरे ऑफिस में, यहाँ तक कि मेरे तमाम दोस्तों में भी मेरी मौत की झूठी खबर फैला दी। पंडित जी को मैं गैंग वालों की सारी हकीकत बता चुका था, इसलिए उन्होंने पूरे दिल से मेरा साथ दिया और मेरी मदद की। जबकि इस रात मैं अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर उन्हें भी मैंने अपना हाल बता दिया। मेरे दोस्त के पापा मुझे अपने बेटों की तरह ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास ना सिर्फ पनाह दी बल्कि मेरे नशे को छुड़वाने के लिए उन्होंने मेरी मदद की और मुझे ज़िल्लत से बचाया। जब मैं बिल्कुल सेहतमंद हो गया, उन्होंने मुझे जॉब दिलवाई। मैं अच्छी खासी पैसे जोड़ने में कामयाब हो गया तो मैंने वापस अपनी बीवी और बेटियों के पास आने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं उन्हें यूँ दर बदर की ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैंने जैसे ही अपने शहर पहुँचा तो पंडित जी से मालूम किया किसी गैंग के लोग मेरी हड्डियाँ तक ढूंढने में लगे हैं।
इसलिए मैंने फ़िलहाल खुद को सबसे छिपाए रखने का फ़ैसला किया। मगर अब मैं रोज़ एक खाने की बोरी पैक करके पंडित जी के हाथ में अपने घर पहुंचा देता, ताकि मेरी बीवी और औलाद गरीबी की ज़िंदगी ना गुजारे। मगर एक दिन न जाने क्या हुआ कि मैं बोरी उठाए पंडित को देने के लिए जा रहा था कि मुझे रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज मैं यूँ मुजरिम बने अपनी ही बीवी और बेटियों के सामने खड़ा हूँ। अपने पति की इस कदर दर्दनाक बातें सुनकर मेरा दिल हौल उठा। मैंने गौर से उस आदमी को देखा जिसने सिर्फ हमारे खातिर खुद को किन परेशानियों में डाल लिया। अभी मैं अपने पति से कुछ कहने ही लगी थी कि हवलदार आकर हमारे सर पर खड़ा हो गया और सख्ती से कहने लगा कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं रोते हुए अपने पति को देखने लगी। उसने मुझे हौसला दिया और कहने लगा कि यहाँ से सीधा पंडित के पास जाना, उसके पास अंकल का नंबर है, उनसे वे नंबर लेकर अंकल को कॉल करके सारी सच्चाई बता दो, फिर अंकल हम सबका साथ देंगे और मैं ज़रूर बरी हो जाऊँगा। मैंने उसकी बात मानते हुए हाँ में सर हिलाया और घर के लिए जल्दी आ गई और अपने पति की बात के मुताबिक मैं सीधा पंडित के पास आई। उनसे फ़ोन लेकर अंकल को सब कुछ बता दिया। वे मेरी बात सुनकर मुझे हौसला देते हुए बोले कि बेटा परेशान मत हो, मैं आज की फ़्लाइट से ही वहाँ आ रहा हूँ। मैं अपनी बेटियों के लिए घर पहुँची और शाम होते ही हम अंकल के घर पहुँच गए। वे मुझे और मेरी बेटियों को लेकर अपने फ्लैट में चले गए, क्योंकि उनके मुताबिक हम अपने घर में सुरक्षित नहीं थे। उनके फ्लैट में पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहले हमें खाना खिलाया और फिर एक लेडी डॉक्टर को बुलाकर हमारा चेकअप करवाया, जिसके मुताबिक हम चारों माँ बेटियाँ प्रेग्नेंट नहीं थे, बल्कि हमें बस ज़रा सा फूड पॉइजनिंग हुई थी और हमारे खाने में कुछ मिलाया गया था, जिसकी वजह से हमारी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी। ये राज खुलते ही हम सब ने चैन का सांस लिया, लेकिन हम सब ये सोच रहे थे कि आखिर इस सरकारी अस्पताल की डॉक्टर ने हमें हमारे प्रेग्नेंट होने का झूठ क्यों बोला। अंकल के सबसे महंगे वकील को मेरे पति का केस लड़ने के लिए हायर कर चुके थे। अंकल ने पुलिस से भी बहुत बात की, इसलिए अब इस चोरों की गैंग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। अंकल की मेहनत और मेरी बेटियों की दुआएं रंग ले आई और इस गैंग के तमाम लोग गिरफ्तार हो गए थे। आज अदालत में उनकी पेशी थी। तमाम कार्रवाई के बाद ये बात सामने आई थी कि ये गैंग ने हमारे घर में बोरी रखते हुए मेरे पति को देख लिया था, लेकिन क्योंकि उन दिनों उनके खिलाफ पुलिस अपना शिकंजा तंग कर बैठी थी, इसलिए वे मेरे पति को ना पकड़ सके। मगर इसने एक चाल चली, उसने हमारे घर और हमारे घर के साथ वाले तमाम घरों में भी वैसी ही बोरियां कुछ केमिकल मिला कर रख दी, क्योंकि मोहल्ले वाले जाहिल तबके के लोग थे। इसलिए सभी अपने चेकअप के लिए करीबी सरकारी अस्पताल पहुंचे और गैंग के सरदार ने उस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को ख़रीद रखा था और वह उन्हें कुछ पैसे देता था और उसे बताया कि जब भी कोई औरत तुम्हारे पास आए तो तुमने इसे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनानी है। यूँ मेरी और मेरी बेटियां समीरा और बहुत सी औरतें को यही झूठ खबर सुनाई दी कि वे प्रेग्नेंट हैं। यूँ मोहल्ले वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जिसके नतीजे में मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया। उन सब सबूतों और गवाहों के बाद जज साहब ने मेरे पति को बाइज्जत बरी रिहा कर दिया। मेरे पति ने और हम सब ने मिलकर अंकल का बहुत शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया। मेरे पति अंकल के कहने पर हम सबको अंकल के शहर ले गए थे और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। हमारा सब्र रंग लाया था और ऊपर वाले ने हमारी मदद की। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सबको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।